आज हम MPPSC मेंस GS 2 इसमें पॉलिटी है ये डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो सिर्फ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो भी टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं शायद इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, पहला टॉपिक आपका। तो भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल सी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं लगभग 445 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंट कंडीशन है भारतीय संविधान की। और जिस समय ये बना था उस टाइम पे थी 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? 395। 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन अभी ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, कैसी है विशेषताएं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और पहला जो संविधान था वो था USA का। किसका? USA, अमेरिका का। हमारा सबसे बड़ा संविधान है, अर्थात विशालता है, ठीक है। हमारा संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक है, ठीक है। वयस्क मताधिकार है हमारे यहाँ पे। मूल कर्तव्य दिए गए हैं। नागरिकता कैसी? एकल नागरिकता है। यदि कोई हमारे देश का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो यहाँ की नागरिकता उसकी निषिद्ध हो जाती है। तो सिर्फ एक ही नागरिकता ग्रहण कर सकता है भारतीय नागरिक। मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि लोक कल्याणकारी तत्व कहलाते हैं ना। संघीय शासन प्रणाली दी गई है। अल्पसंख्यक वगैरह, पिछड़ी जाति, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित हो, ठीक है। संविधान ही सर्वोच्च है, ऐसा बोला गया है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, आप लिख सकते हैं। समानता, ठीक है। विधि का शासन दिया है। फिर शांति होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति। लोक कल्याणकारी संविधान है। न्यायिक पुनर्वलोकन दिया गया है। तो ये आप लिख सकते हैं मन से, ठीक है। ये सारी इसकी विशेषताएं थी, संविधान की विशेषताएं थी। इनमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत खुद से भी एड ऑन करके। फिर देखते हैं हम संविधान सभा के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो संविधान सभा, देखिए सबसे पहले संविधान का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कौन सी मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन संविधान का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इम्पोर्टेंट है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, ठीक है। कब की है? तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें 5 सदस्य थे कांग्रेस के। और आगे देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। हाँ, जो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को, राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। और फिर उसके बाद 22 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। 22 दिसंबर को, सेम ईयर, मतलब 1946 में ही 22 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसको बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव। यही आगे जाके हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी, ठीक है। लगभग 3.5 साल की अवधि में संविधान सभा की बैठक मात्र 161 दिन हुई हैं। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसकी कई सीमाएं भी थी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके। और फिर जो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इस तरह से ये सीमाएं जो है समाप्त हो गई थी, फिर जो भी कमियां थी। अब देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में विभाजित होने के कारण संविधान सभा को पुनः गठित करना पड़ा हमें। हमारे पास मतलब 2 राष्ट्रों में विभाजित हो गया भारत। तो डेफिनेटली कुछ सदस्य वहाँ चले गए होंगे, कुछ हमारे यहाँ आए होंगे। तो हमें जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे उन्हें हमें फिर से चुनना पड़ा, ठीक है। और संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को आहूत की गई, ठीक है। तो सदन की सदस्यता घटकर 299 आ गई। पहले कितनी थी? 389 थी, अब घट गए थे। ये सारे चेंजेस आते रहे, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को उपस्थित रहा। अंतिम रूप से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रारूप समिति बनाई गई जिससे बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी स्थापना 19 अगस्त 1947 को की गई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। इस तरह से ये बनी और फिर संविधान सभाएं की बैठक शुरू हो गई है ना।
और लास्ट में जाके 26 नवंबर 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। और अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, संविधान बनाया गया और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तभी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे और क्या दिया है यहाँ पे। हाँ, कुछ समितियाँ बनी थी। अब संविधान सभा बनाना था तो डेफिनेटली कुछ समितियाँ होंगी ही, तो इस तरह से 13 समितियाँ लगभग बनाई गई थी। ठीक है, तो जो डॉक्टर VN राव ने संविधान सभा द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। ठीक है, और VN राव ने लगभग 3 महीने लगा इसको बनाने में। और प्रथम प्रारूप में ये 240 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थी। देख लेते हैं समितियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जैसे संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संचालन समिति। ठीक है, तो संघीय समिति, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, संघीय। और संघीय संविधान समिति, इसके भी कौन रहेंगे? संघीय संविधान समिति के भी रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जहाँ संघीय आ रहा है वहाँ पे अध्यक्षता कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय, तो प्रांतीय देखो, प्रांतीय मतलब लौह पुरुष किसको बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, एकता दिवस इन्हीं की जन्मतिथि पे मनाया जाता है। तो जो लौह पुरुष थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने सारे प्रांतों को एकत्र कर एकता का प्रतीक दिया था। ठीक है, तो इसलिए प्रांतीय समिति के जो सदस्य होंगे वो वल्लभ भाई पटेल होंगे। फिर देख लेते हैं संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति, तो देखते हैं KM मुंशी की अध्यक्षता में ये संचालन समिति बनाई गई थी। ठीक है, और भी इसके अन्य सदस्य थे। उसके बाद देख लेते हैं प्रारूप समिति। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रारूप समिति कौन थे? डॉक्टर VN राव प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर आगे देखते हैं हम, इस तरह से ये संविधान बनाया गया और इसके जो अध्यक्ष थे, इन सभी समितियों के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, फिर देखें हम आगे। अब देखिए, ये समिति बनाई गई तो डेफिनेटली इसमें कुछ कमियां होंगी, आलोचना करेंगे ही कुछ लोग, तो इसकी आलोचना देख लेते हैं क्या क्या थे। इसमें ये बोला गया था कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ठीक है, मतलब सदस्यों के द्वारा चुनाव द्वारा नहीं किए गए थे, वयस्क मताधिकार नहीं किए गए थे, डायरेक्ट सिफारिशों के तौर पे बन गए थे। ठीक है, तो प्रतिनिधि निकाय नहीं था। संप्रभुता का अभाव था। अब संप्रभुता समझ लेते क्या होता है। देखिए, संप्रभुता का अभाव था। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के द्वारा हुई थी, मतलब ब्रिटिश का इसमें प्रभाव था। ठीक है, दूसरा समय की बर्बादी थी, टाइम बहुत लंबा लग गया था। तीसरी चीज़ कांग्रेस का प्रभुत्व था, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के नेता डेफिनेटली उसमें ज़्यादा होंगे, तो ऐसा बोला गया था कि कांग्रेसी सभा है। ठीक है, फिर देख लेते हैं वकीलों और राजनीतिक। अब पढ़े लिखे लोग कौन होंगे? वकील होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे, तो डेफिनेटली वही उनमें सदस्यता के रूप में अध्यक्षता करेंगे। तो ऐसा बोला गया कि आम नागरिकों को जगह नहीं मिली। वकील और दलील राजनीतिज्ञ, इन सभी का प्रभुत्व वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा। हिंदुओं का प्रभुत्व ज़्यादा रहा, ऐसा भी बोला गया। हिंदुओं की सभा बोली गई, हिंदुओं का निकाय कहा गया। ये सारी आलोचनाएँ करी गई संविधान सभा की। अब देख लेते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन क्या है? देखिए, संविधान में हम जब कोई चीज़ नया जोड़ेंगे या कुछ चीज़ हटाएंगे तो उसको बोलते हैं संविधान संशोधन। तो भारत कैसा है? एक संघीय राज्य है। ठीक है, और संघीय संविधान में जिसकी प्रकृति कठोरता की होती है, नम्यता के गुण लाए गए हैं। संघ की पारंपरिक विचारधारा के अनुसार या तो संशोधन प्रक्रिया सामान्य विधानमंडल से होगी, मतलब कुछ संशोधन की भी कुछ प्रक्रिया है, कुछ माध्यम है। ठीक है, तो ये बताया गया है और कुछ नहीं है, तो वो किस तरह से हम देख लेते हैं। देखिए, संविधान संशोधन 3 प्रकार से करे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो पहला आपका साधारण बहुमत से, यहाँ पर देख लेते हैं, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद 368 के तहत। अब अनुच्छेद 368 क्या है देखें, दोनों सदनों में अलग अलग पारित बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, फिर विशेष बहुमत और कुछ राज्यों की कम से कम आधे विधानमंडल के अनुसमर्थन से किया जा सकता है। 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब देखेंगे इनकी कैटेगरी अलग अलग होगी। साधारण बहुमत मतलब जो नॉर्मल से संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत में आ जाएंगे आपके। ठीक है, और फिर उसके बाद विशेष बहुमत में थोड़े और ज़्यादा संवैधानिक परिवर्तन हुए जैसे, तो ये विशेष बहुमत में आएंगे आपके।
है ना। विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% प्लस मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। जो बहुमत है वो कहलाता है आपका विशेष बहुमत, है ना। अब तीसरा टाइप देख लेते हैं, विशेष बहुमत भी हो और राज्यों के अनुमोदन भी होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या आता है, संघात्मक ढांचे से जो भी प्रावधान है या अगर उनमें संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत की भी ज़रूरत होगी और राज्यों के अनुमोदन की भी ज़रूरत होगी। तो देख लेते हैं, इस संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन को 2/3 बहुमत और कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन हमें आवश्यक होगा, तब वो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन के द्वारा संशोधन कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देख लेते कौन कौन से, जिसमें देखें राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया विशेष बहुमत और राज्यों के आधे अनुमोदन से होगा। फिर अनुच्छेद 73 और 162 में क्या दिया है, 73 में संघ और 162 में राज्यों की कार्यपालिक शक्ति पर विचार करना, उसमें चेंज करना, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा था, मेरा काम है बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपका। ठीक है, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, जैसे संसद आपके 80 और 81 में है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 368 में स्वयं संशोधन करना, ये सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इट। थैंक यू।